हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 6th क्लास है और इसी 6th क्लास के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे आरंभिक नगर। आरंभिक नगर मतलब जो प्रारंभ में बसाए गए जो आपके शहर थे, उन्हीं के विषय में हम लोग देख रहे थे। और ये वो शहर हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यताओं में हमको देखने के लिए मिली। तो हमने हड़प्पा सभ्यता की कहानी को पढ़ा और एक एक स्टेप में करके हमने हड़प्पा सभ्यता की कहानी को देखना शुरू किया। इसी के साथ पुरानी इमारतें जहाँ तोड़कर नई जगह जो बनाई गई थी, उन सभी को हमने देखा। ठीक। और नगर, दुर्ग इत्यादि को हमने पढ़ा। उसके साथ हमने जो है मानचित्र में उपमहाद्वीप में आरंभिक कुछ शहर और नगर हैं, उनको भी हमने आपका गौर करके आपका देख लिया। क्लियर है? इन सभी चीजों को हमने देखा और भवन, नाले और सड़क, इन सारी चीजों को भी हमने देखा और देखा कि कैसे कैसे भवन, नाले और सड़क हमको देखने के लिए मिले हैं और आरंभिक जीवन स्तरीय नगर कैसा था। तो इतना अभी, और आगे हम लोग काफी कुछ इसमें देख चुके थे। तो हम वापस चलेंगे। तो मैं आपसे वापस पूछना चाहूंगा कि जितना हमने पढ़ा है, किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ ना आया हो मेरे प्यारे बच्चों? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, हो गया। अब हम थोड़ा शिल्प उद्योग और उस समय की कुछ मोहरें और कुछ आपका सेल खड़ी की जो पक्की ईंटों से बनाई गई कुछ आपके खिलौने हैं, वो आपके सामने है। आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। आरंभिक नगर है हमारा टॉपिक। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए, अब उसके बाद मैंने कुछ आपको नए शिल्प और नए चीजों के बारे में समझाया कि बाट, मनका, फलक, ये सारी चीजें क्या होती हैं और कैसे आप इनको देखते हैं और कैसे आप इनको समझ सकते हैं। तो बाट, फलका और मनक को हमने गौर करके आपको देखा। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इनका आयात जो जो इनका आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन हुए बहुत खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन देखते थे। कैसे मिले हैं? लाल मिट्टी के बर्तन भी हमको यहाँ देखने के लिए मिले हैं। अध्याय 2 में तुमने जिन गांव के बारे में पढ़ा है, क्या वो धातु का उपयोग करते थे? कि जिन गांव के बारे में तुमने पढ़ा है वो धातु के उनके बारे में जानकारी थी। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी या फूलदान का ढक्कन, तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले हैं। पक्की ईंट, फेयान से बनी आपका कतली यानी के सूत और कतई आपके संकेत यहाँ पर मिले हैं। तो इन गांव में बहुत सारे पत्थर की बाट, मनके, फूलदान के जो आपके ढक्कन है, एक बेसिकली बंद करने के लिए आता था, जैसे हम लोग रोटी का टिफिन होता है स्टील का, उसके ऊपर के ढक्कन को हम लोग फूलदान कहते थे पहले जमाने में। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ बड़ी अच्छे रूप से स्पष्टता देखने के लिए मिली है। और ये देखिए इस प्रकार का है। कितनी अच्छी नक्काशी, कितनी अच्छी कला, आकृति वो लोग जानते थे बनानी।
इस बात का प्रमाण जो है हमें इस मूर्ति को देखकर बड़े स्पष्ट रूप से हमको समझ आता है कि आखिर में ये इनको जो है शिल्प कला का एक विशेष कौशल इनको प्राप्त था। कैसा था कि शिल्प कला का इनको एक विशेष कौशल प्राप्त। चलिए, कोई भी बच्चा किस स्कूल से खड़ा हो जाइए और माइक लेकर आप चैप्टर को पढ़ें। कोई भी बच्चा किसी स्कूल से। अब देखिए, इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, विशेषज्ञ क्या है? जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास आपका ट्रेनिंग या वो आपका प्रशिक्षण लेते हैं, उसी को विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे पत्थर तराशना, मन के चिपकाना, फिर मोहरों पर आपका पिचकारी करना आदि। यह प्रश्न 26 पर चित्र को देखो। मूर्ति का चित्र कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से आपका दर्शाई गई। अभी अभी जो हमने पीछे चित्र देखा था, आप इसकी दाढ़ी को अगर आप गौर करके देखोगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको लाइनें इसमें दिखाई देंगी कि किस प्रकार से इनकी दाढ़ी को आपका कितने अच्छे से बनाया गया है। क्लियर है? ये हमको देखना। यह किसी भी विशेष मूर्तिकार का काम हो सकता है। और कह रहे हैं कि यह किसी विशेष मूर्तिकार का काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। हमें यह पता करता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों का प्रशिक्षण हासिल कर सकते थे या फिर महिला। यानी कि ये हमको कंफर्म नहीं है, ये जो काम किया है किसी स्त्री ने किया है या केवल पुरुष ने ही किया है, या फिर ऐसे काम को दोनों ही करते थे। इसके बारे में हमें कुछ कंफर्म नहीं है। कुछ महिला और कुछ पुरुष दोनों ही के इसके दक्ष थे। यानी कि महिला और पुरुष दोनों ही ये काम आसानी से कर सकते थे। उसके लिए दोनों बड़े ही मतलब उपयोगी थे, ऐसे मान सकते हैं कि दक्ष थे, स्किलफुल थे, और वो दोनों इस काम को कर, इसलिए शायद वो लोग आपका करते रहे। ठीक, अब आपका फेयंस को देख लीजिए थोड़ा सा। ये होता क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिमिक रूप से तैयार किया जाता है। यानी कि ये कैसा है? मैन मेड है, मानव द्वारा आपका निर्मित है। ठीक, बालू या साफ्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसकी वस्तु बनाई जाती है। बालू हो गया और आपका साफ्टिक पत्थरों के चूर्ण को मिलाकर गोंद में मिलाकर उससे आपका वस्तु बनाई जाती है। उसके बाद वस्तु को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के ढंग से नीले और हल्के समुद्री रंग होते हैं। फ्यान, मन के, चूड़ियां, काले छोटे बर्तन इत्यादि, ये सारी चीजें आपका जो है इसमें बनाई जाती है। ठीक है, और ये हमको देखने के लिए मिलते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग आपका, तो किस तरह के फ्यान बने हुए हैं, किस तरह की ये सारी चीजें हैं, ये हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक के रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक के द्वारा उत्पादन करते हैं। कैसे मिलते हैं? या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर जिन्हें आपका किसान और जो आपके पशुपालक है वो उनका उत्पादन करते हैं। उन्हीं को हम कहेंगे कि भैया ये सब आपका क्या है? रॉ मटेरियल है, यानी कि कच्चा माल है। तो कच्चा माल कहाँ होता है? प्राकृतिक रूप से। ध्यान देना है, कहाँ मिलता है? प्राकृतिक रूप से।
यह फिर किसान या पशुपालन के द्वारा उत्पन्न करते हैं, जैसे लकड़ी, धातु, अयस्क प्राकृतिक रूप से कच्चे माल है। फिर भी कई तरह की चीजें इसमें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कताई, बुनाई, कपड़ा तैयार किया जाता है। कपास हड़प्पा के लोग कई चीजों पर वहां मिली हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पदार्थ जैसे पत्थर के दूर दूर से आयात करते थे। यानी कुछ चीजों को ये आज भी आपका दूर दूर से आपका आयात कर कर इन चीजों को मंगाते थे। यानी कि कुछ चीजें ऐसी थी जो उनके पास उपलब्ध थी, यानी कि वो वहीं उनको ढूंढते थे, सेल्फ इंडिजीनियस थे। लेकिन कुछ चीजों के लिए उनको बाहर से ट्रेड करना पड़ता था, चाहे वो आपका कीमती पत्थर हो, कुछ आपके मन के हों, सोने चांदी के बहुमूल्य पत्थर वगैरह हों, तो उन सारे चीजों को वो बाहर से मंगाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान राजस्थान में जगह है खेतड़ी। खेतड़ी जो है अपने तांबा उत्पादन के लिए फेमस। कह रहे हैं कि जो आज का राजस्थान है वहां से वो अपना आयात करते थे, यानी कि आज के राजस्थान से वो अपनी चीजों को मंगाते थे। ठीक, यहाँ तक कि आपके पश्चिमी एशिया देशों में ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता है। अब आप मुझे बताएंगे, ये कल क्वेश्चन ढूंढ के लाना है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन और कौन सी ऐसी सभ्यता थी जो आपका पली और पनपी, खास कर जो आपके मध्य एशिया के जो देश हैं उनमें कुछ सभ्यता आपका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ फली फूली हैं, क्योंकि उनसे आयात का कार्य और निर्यात का कार्य हुआ है। तो अगर आयात निर्यात हो रहा है, यानी कि उस समय भी कोई सभ्यता आपका फल फूल रही होगी। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ आपका मिलाई जाने वाली टिन धातु का आयात आधुनिक ईरान या अफगानिस्तान से, यानी टिन का प्रयोग कहां से हो रहा है? अफगानिस्तान और ईरान से होता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से होता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात आपका गुजरात से, और ईरान और अफगानिस्तान, तो ये जगह हैं जहां से पत्थरों को और बहुमूल्य चीजों को आपका मंगाया जाता था। देख लीजिए, इन जगहों से उनको मंगाते थे। देख लिया आपने, तो आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान, ओमान, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक से क्या क्या चीजें आपकी आयातित कर रहे थे ये सभ्यता के लोग आपके सामने। अच्छा, ऐसी गाड़ियां आपने बहुत सारी कभी बचपन में बनाई होंगी, मिट्टी की बनाई हो, लकड़ी की बनाई हो। तो इस प्रकार से बहुत सारी डंडी आप लोगों ने लकड़ियों को ऐड ऑन करके और अपने खेलने के सामान बनाए। तो आप चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाता था, इन चित्रों को देखिए। खिलौना और दूसरी मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग आयात के लिए किन संसाधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में आपने तुमने पाएंगे कि पहियों की जानकारी, और पिछले चैप्टर में हमने पहियों के बारे में पढ़ा। तो देखिए, अगर इस प्रकार की गाड़ी बनी है तो यानी कि बड़ी गाड़ी का उपयोग भी होता रहा होगा, तभी आपका छोटे एग्जाम्पल आते हैं, क्राफ्ट वाली चीजें आती हैं। ठीक, और उसके बाद ये मोहर है। अच्छा, आप मोहर को थोड़ा सा गौर करके देखिए और मुझे बताइए क्या क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है इस मोहर के अंदर। चलिए, देख लिया। तो देखिए, दो आपको निशान जो हैं आपको
इधर दिखाई देंगे, देखिए ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ आपका बना हुआ डिजाइन इसमें अलग दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है डिजाइन, एक डिजाइन ये बना हुआ है, दिख रहा है ना। और देखिए हथौड़ी जैसा कुछ ये बना हुआ गोल गोल सा, दिख रहा है। हल, हल्लो मारो इस प्रकार के मोहर में आपको निशान मिले। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। कह रहे ऐसा नहीं कि सब लोग आपका नगरों में रह रहे, कुछ लोग ऐसे थे जो आपको गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासक, लेखकों और दस्तकार को खाने के सामान देते थे। खाने का सामान कौन दे रहा है? शासकों को और वहां का लेखकों के लिए। तो जो आपके किसान हैं और चरवाहे हैं, ये लोग ही आपका डिस्ट्रीब्यूटर थे उस समय के, जो लोगों तक खाने की फूड्स एंड सप्लाई को पास किया करते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते। इन सारी चीजों को आपका उगाया जाता है। कैसे होता है? इन सारे चीजों की खेती जो है आपका की जाती है, ठीक। इन्हीं को उगाया। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी कि इस जमाने में अगर जमीन की जुताई करनी है और अगर आपने हल से की है तो ये आपकी नई बात। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बचे हैं क्योंकि यह प्राय लकड़ी से बनाए जाते हैं, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस शहर में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए कुछ लोग आपके नए तरीके अपनाते थे। संभवतः पानी का संचय किया था और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों में आसपास तालाब, चरगाहे होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक आपका जाया करते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार किया करते थे। जो हिरण है उन जैसे जानवरों का ही आपका शिकार भी किया करते थे। तो ये सारी चीजें जो है हमें बड़े अच्छे से स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिली। और ये हल है उस जमाने का जो आपको याद दिलाता है कि इनके द्वारा ही इनकी सिंचाई की जाती रही होगी। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर की सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में खदरी बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ। कच्छ का जो इलाका है वो आपका खदरी बेत किनारे वाला धोलावीरा नगर बसा हुआ है। वह साफ पानी मिलता है वहां आपका, ठीक। जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। कैसे थे? दो भागों। वही धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। कैसा है? जो आपका धोलावीरा नगर है उसको तीन भागों में और हड़प्पा सभ्यता के लोग दो भागों में। हड़प्पा का ऊंचे टीले पर और आपका नीचाई पर बना हुआ था। क्लियर है? आपको ध्यान होना चाहिए कि एक आपका ऊंचे टीले पर था, एक आपका नीचे पर।
जबकि धोलावीरा को आपका 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्सों के चारों तरफ पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, यानी कि अगर आप जाएंगे तो उनके अंदर आपको बड़े प्रवेश द्वारों के माध्यम से एंट्री मिलेगी। इस नगर का एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों और पत्थरों पर खुदे पाए जाते हैं। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया है और यह अनोखा अवशेष है। कैसा है? अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुएं पाई जाती हैं। कैसी हैं? हड़प्पा जैसी छोटी वस्तुएं पाई। गुजरात की खंबात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे पर बसा लोथल एक ऐसा है जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाते हैं। एक यह पत्थर शंख और धातुओं की बनाई गई चीजों के हैं। इससे नगर में एक भंडार श्रृंखला भी थी। इसमें गृह में कई मोहरे, मुद्रांकन, किलाबंदी, गीली मट्टी और उससे दबने वाली छाया की चीजें भी आपका देखने के लिए मिलती। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा लोथल का बंदरगाह है जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती हैं। संभवतः यह माल उतारा चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार का आपको लोथल में जो है एक बंदरगाह मिलेगा, पोर्ट मिलेगा जहां पर वस्तुओं को चढ़ाया और उतारा जाता था। यानी कि यहाँ पर लोथल गुजरात जो है आपका पोर्टल है, भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ का जो पोर्ट मिला है, यानी कि इन सभ्यता से हमको पता लगता है ये सभ्यता बड़ी विकसित थी, जो आपका ट्रेड भी करती थी कांसे का, और इनको धातुओं का बड़ा अच्छा ज्ञान था, और साथ में एक विकसित एक आपका नगरीय सभ्यता थी। और इनके पास इनके कुशल आपके वास्तुकार थे जिन्होंने शहर को बड़े अच्छे से आपका बसाया था। क्योंकि मिले आपके परिमाणों के आधार पर जो स्टडी की गई है उन्हीं से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। ये एक आपका डेवलप आपकी सभ्यता के रूप में हम इसको देख सकते हैं। आप अगर हड़प्पा जो है हड़प्पा कालीन नगर गुजरात को देखेंगे तो यहाँ खंबात की खाड़ी में स्थित ये मिलने वाली सारी चीजों को साबरमती नदी की उपनदी के किनारे लोथल नगर जो है आपका बसाया गया है। और ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था और भंडार गृह भी आप इसको कह सकते हैं कि ये शायद भंडार गृह भी आपका रहा होगा। क्लियर है? देख ले इसको, फिर आगे हो गया बच्चों। देख लिया। अब ये आपको पोर्ट देख चुके हैं, कह रहे हैं ना लोथल में बड़ा आपका तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती होंगी। संभवतः यहाँ माल भी उतारा चढ़ाया जाता होगा। संभावना है, ऐसा नहीं कि हो, आपका जरूरी नहीं है, लेकिन आशंका आपका जताई जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक इमारत भी मिली है। इमारत को थोड़ा सा आपका देखेंगे, जो बिल्डिंग है, जो इमारत है वो मिली है जहां आपको संभवतः मन के बनाने का काम होता होगा। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था एक जो इमारत मिली है, ये तो देख लिए। मन के बनाने का काम क्या था, मन के कैसे बनते थे, कहां पर मैंने अभी चैप्टर में आपको मन के संबंधित चीजों को दिखाया और बताया है। देखिए ठीक। अब मुद्रा यानी कि मोहर, आखिर में मोहर मुद्रांकन या मोहर बंदी कैसे होती थी, सोच के बताइए आप मुझे, कैसे इनके मोहर वगैरह बनती थी। देखिए
मोहरों का प्रयोग सामान से उभरे डिब्बे थैले को चित्रित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों को गीली मिट्टी के पोत में मोहर लगा दी जाती थी। मोहर की छाप को आपका मोहरबंदी कहते थे। इस तरीके की मोहर आपने पहले भी देखी होगी। और देखिए, एक स्पेशल छाप नुमा आकृति आपको देखने के लिए मिली। कभी आपको मौका मिले तो आप रेलवे स्टेशन जाइए या पोस्ट ऑफिस जाइए। तो रेलवे स्टेशन में बड़े बड़े लॉट उतरते हैं सामानों के, तो उनका जो मुंह होता है उनका बंद होता है, और उधर उस पर आपका मोहर लगी होती है। उस मोहर को देखिए, उसमें नाम नंबर सब कुछ पड़ा होगा कि कहाँ से ये बनकर चला है, कहाँ पर इसकी सारी मोहर लगेगी। अगर आप छाप टूटी हुई नहीं थी तो यह साबित हो गया है था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। क्या होता? छेड़ के साथ सामान नहीं की जाती। आज तो मोहर का प्रयोग बताओ, मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा, कि जो मोहर है इनका प्रयोग या इनका उपयोग किस लिए होता होगा या किस लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो अब तक हमने आपका सिंधु सभ्यता के विकास और उद्भव की कहानी के बारे में पढ़ा कि सभ्यता कैसे बनी, क्या क्या चीजें थी इस सभ्यता में, क्या क्या इसकी नगरीय विशेषता थी, ये किन किन चीजों का उत्पादन किया करते थे, कैसे ये सभ्यता बढ़ी फली फूली, इन सब के। अब हम इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, आखिर में इतनी बड़ी विकसित सुविकसित आपकी सभ्यता, जो आपके नगरीय सभ्यता थी, जो इतना अच्छा ट्रेड करती थी, इतने अच्छे उसके विषय की उसकी जानकारी थी, इतने अच्छे धातु रतन मन के फलक बनाती थी, आखिर ये सभ्यता लुप्त कैसे हो गई। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। 3900 साल पहले अचानक लोग क्या हो गए, इन शहरों को छोड़ दिया। हो सकता है, क्या पता, महामारी आई हो। लेखन, मोहर और बाट का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चा माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़क के वहां कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। सड़क पर आपका झुग्गी मुग्गी घर बन जाने लगे। तो ये बता रहे हैं कि भैया अचानक लोगों ने वहां आपका रहना छोड़ दिया। दूसरा, बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ट्रेड बंद हो गया। और तीसरा बता रहे हैं, नली नाले कचरे से हट गए। और चौथा बता रहे हैं, लोग आपका सड़कों पर झुग्गी बनाकर रहने लगे। ये 4 रीजन बताए हैं अभी इस सभ्यता को अंत होने का। ठीक। और क्या कह रहे हैं, ये सब क्यों हुआ, इसका कुछ पता नहीं। आखिर में लोग कहाँ चले गए, ये सब क्यों हुआ, इसका अभी भी कुछ भी पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई। अन्यों का कहना है कि जंगल का विनाश हो गया। और इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत थी। इसके अलावा मवेशी, बड़े बड़े झुरमुटों, चारगाहों, घास के मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता था कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और मैदान नदी के सूखने के अवसर के कुछ इलाकों से ही हुआ है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है। जो हुआ है, परिवर्तन का बिल्कुल असर साफ दिखाई देता है। आधुनिक के सिंध, पंजाब बस्ती उजड़ गए। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। क्या करा? नई और छोटी जो बस्तियां हैं उनमें जाकर आपका बस गए। इसके लगभग 1400 साल के बाद नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे, जिसके साथ आपका ये नगरों का विकास और उसके कालक्रम को आप जानोगे। कल्पना करो कि तुम्हारे माता पिता के साथ 4000 साल से पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हैं। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करेंगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ साथ क्या ले जाएंगे, और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। तो मोहनजोदड़ो में तुम्हें क्या देखने के लिए मिलेगा। तो चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। एक बार सभी बच्चे, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ डाउट है, आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे।
देख लिया। चलिए, इस प्रकार पूरा चैप्टर आपका समाप्त हुआ। किसी की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो, चलिए इन पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ शब्द आए थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और मैं आपसे वापस पूछता हूँ, इन शब्दों की मीनिंग क्या है। नगर का मतलब क्या है, नगर दुर्ग का मतलब क्या है, लिपिक क्या है, मोहर क्या है, शिल्पकार क्या है, धातु क्या है, विशेषज्ञ क्या है, कच्चा माल क्या है, हल क्या है। मान लीजिए अगर आपने इन सारे शब्दों को समझा दिया तो चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना पता हो। बताइए कौन बच्चा बताएगा एक एक करके कि नगर, नगर दुर्ग, लिपक, मोहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, इस सब के बारे में बताइए। देख लिया। अब आप मुझे बताइए, सुमेल करो। अभी पढ़ा था ना, तांबा कहाँ से, टिन कहाँ से, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से। चलिए तो इनको जोड़ फिर भी मैं बता देता हूँ। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, सोना कर्नाटक, तांबा इधर से और टिन इधर से। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।